कोलकाता का आप सभी को तो पता ही होगा कि कोलकाता में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वो पहले भी हुआ है, जैसे कि बहुत बार हो चुका है। कहने को तो ये कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे लोग, बट फ़ायदा क्या? कितनी बार होगा ये लोगों के साथ में रेप हुआ है, कितनी माँ बहनें हमारी उनके साथ में होता रहता है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? किसी भी ना कोई एक्शन ले रही है ना कुछ कर रही है। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही पड़ेगा इन लोगों को। कब तक हम ऐसे ही रोज सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आज करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, छठे दिन वापस वही सब होने वाला है। तो उसको कोई सॉल्व कर ही नहीं रहा। तो ये हमारा फर्ज है कि हम गवर्नमेंट को बोले, हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये अपील करें कि इस बारे में कुछ अच्छे से सोच के चर्चा करके इसके ऊपर कुछ ना कुछ बहुत ही कड़क कानून बनना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नागेश। स्वागत है आपका द शेडो ऑफ क्राइम में। कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज, जिसका पूरा नाम है राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे एक लड़की के साथ में बलात्कार किया गया, उसका मर्डर किया गया। पुलिस की बहुत बड़ी चूक है। क्या कर रही है पुलिस समझ नहीं है। अभी तक एक आरोपी को पकड़ा गया है, दूसरा आरोपी है नहीं है, उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। डीएनए टेस्ट दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि पहले लड़की के साथ में पहले लड़की को बहुत मारा गया था, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। ज़बरदस्ती करने के टाइम लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत ट्राई किया। इस कोशिश में उस लड़की की लड़की ने चश्मा पहना हुआ था, वो चश्मा टूटा और वो चश्मे के कांच उसकी आँख में चले गए, जिसकी वजह से उसकी आँख में से खून बहने लगा। इसके बाद उस लड़की ने जितनी कोशिश कर सकती थी वो अपने आप को बचाने की, उस हैवान से जितनी कोशिश कर सकती थी अपने आप को बचाने के लिए, वो सब कुछ उसने किया। पर जब खून बहने लगा बहुत ज़्यादा देर तक वो अपने आप को उस आदमी से लड़ती रही, उस आदमी के हाथों से। जब थक गई तो उसके बाद उस लड़की थक गई, उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसका गला दबा दिया गया। उस लड़की ने उसका गला दबा के उसको मार दिया और उसके बाद उसके साथ में बलात्कार किया गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, पर कहा जा रहा है कि किसी एक ने नहीं किया है, 2 या 3 लोगों ने एक साथ में किया रहेगा। अभी हम कंफर्म उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक डीएनए की रिपोर्ट आएगी। जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में एक ही था या 2-3 लोग थे, क्योंकि एक की बस की बात है नहीं है। अगर एक होता तो वो लड़की आराम से उसको किसी सेल्फ डिफेंस करके बच सकती थी, चिल्ला सकती थी, बुला सकती थी। बट शायद 2 या 3 लोग थे, जिनकी वजह से वो उन हैवान लोगों के हाथों से बच नहीं पाई और इस तरह ज़िंदगी का शिकार हो गई। तो जो कुछ भी हुआ उस बारे में हम बात करेंगे, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ है, और उसकी मेरे पास लिस्ट है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एग्जैक्ट कितने बजे और क्या क्या हुआ था। तो मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। 8 अगस्त की ये बात है। तो मैं आपको पूरी तरह ये पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि पुलिस वालों ने जब आदमी को पकड़ा तो उस आदमी ने क्या क्या किया था, कहाँ गया था, इस बारे में सारी रिपोर्ट निकल के आ चुकी। तो मैं आपको भी ये पढ़ के सुनाता हूँ। इस लड़के का नाम है संजय रॉय, सोलुआ, कोलकाता। संजय रॉय, जो कि कोलकाता से शायद कुछ बाहर गया हुआ था। उस रात वो वापस आया था, सुबह कोलकाता वापस आ गया था। दोपहर को कोलकाता आने के बाद वो दलाल बनकर दलाली करता था। जो पेशेंट्स आते थे वो उनका कंडीशन देख के उनको वहाँ पे एडमिट करवाता था और उनसे कमीशन लेता था। तो आरजीकर अस्पताल में वो भर्ती कराने के लिए गया था। मरीज़ को भर्ती कर लिया गया था। उसने उस मरीज़ को भर्ती करा दिया था। उसके बाद रात 11 बजे संजय अस्पताल की उसी इमारत में मरीज़ को देखने और एक्सरे कराने के लिए वापस आया। उस समय उसके साथ मरीज़ के परिजन भी मौजूद थे, मतलब कि
परिवार के साथ में जो लोग थे वो लोग भी थे और संजय भी साथ में उनके साथ ही था, ताकि वो एक्सरे करवा सके, उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि उसने उन लोगों से पैसा लिए थे तो वो उनकी मदद करने के लिए आए थे। चलो मैं मदद कर देता हूँ उनका एक्सरे करवाने में। अब 1 बजे संजय के अन्य मरीज की सहायता के लिए उसी इमारत में लौटा जिसका ऑपरेशन होना था। एक ऑपरेशन पेशेंट था जिसका ऑपरेशन होना था, वो वापस एक और वहाँ गया हॉस्पिटल में और वो जिसका ऑपरेशन होने वाला था उस मरीज़ के पास गया। मदद करने के बाद वो करीब 1:30 बजे अस्पताल परिसर में वापस लौटा। रात 3 बजे संजय आरजीकर अस्पताल के पीछे मरीज के एक रिश्तेदार के साथ शराब पीते भी देखा गया। जिसका ऑपरेशन होना था उसके साथ में और एक आदमी था जिसके साथ संजय हॉस्पिटल से नीचे आता है और नीचे हॉस्पिटल के ठीक पीछे एक जगह होती है जहाँ पे अंधेरा होता है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो वहाँ बैठ के उस आदमी के साथ में शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो जो संजय जिस आदमी के साथ आया था वो बोलता है कि मैं अभी घर जाता हूँ, तो संजय उसको कुछ पैसे देता है, ओला बुक करता है ताकि वो अपने घर चला जाए। रात 3 बजे के बाद संजय चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर गया। कुछ ही मिनटों में वह सेमिनार हॉल में पहुंचा। सेमिनार हॉल में जहां महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। सेमिनार हॉल उस टाइम पे खाली था पूरी तरह से, क्योंकि रात सुबह के 3 बजे थे। नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे, नाइट शिफ्ट में जो भी थे वो लोग काम कर रहे थे, वो वहाँ पे रेस्ट करते थे। तो जो लड़की थी वो कॉन्फ्रेंस हॉल में, सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने गई थी, क्योंकि नाइट ड्यूटी गई थी। नाइट शिफ्ट उसकी ऑलरेडी 3-4 दिन से चली गई थी बनने, तो वो वहाँ रेस्ट करने के लिए गई थी। संजय ने वहाँ कथित तौर पर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। लगभग 40 से 50 मिनट बाद वह सेमिनार हॉल से बाहर चली गई। कम से कम 40 से 45 मिनट उस लड़की के साथ में बलात्कार और उसका मर्डर करके वो 45 मिनट बाद वो वहाँ से सेमिनार हॉल से निकल गई। लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, बहुत बुरी तरह से इसकी हम बोल नहीं सकते क्या क्या किया है उसने। बस ये है कि बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा उसने गलत काम किया है। सीसीटीवी फुटेज में संजय को बाहर निकालते देखा गया। वो अपनी बाइक लेकर बैरक वापस आया और सो गया। सुबह कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में संजय की संदिग्ध गतिविधियों का देखा और उसे बैरक से उठाकर अस्पताल ले गए। दिन भर की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम को संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये सारी कहानी जो मैंने आपको भी बताया वो संजय ने पुलिस वालों को बताया। आरोपी भी अब फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। संजय बोल रहा है कि मुझे फांसी दे दो, मैंने जो किया वो मैंने गलत किया है, इसके लिए मुझे फांसी देनी चाहिए, तो मुझे फांसी दे दो। और पूछताछ के दौरान संजय ने कहा, हाँ मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच से पता चला कि आरोपी संजय राम लंबे समय से मारपीट करता था कि माँ, बहन और पत्नी पर भी वो हाथ उठाता था। कोलकाता पुलिस ने पीड़ित और आरोपी दोनों के 2 मोबाइल फोन रखते हैं। जल्द ही आरोपी के फोन डेटा निकालने की प्रक्रिया चल रही है। आरजीकर अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए जुटाई गई है। अधिकारी ने सिर्फ डॉक्टर सहित अस्पताल में कर्मचारियों से पूछताछ की, बल्कि तैनात 5 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की कि अगर 5 पुलिस वाले इस मेडिकल कॉलेज में थे तो वो आदमी एक लड़की के साथ में रेप करके चला गया, पर वो 5 के 5 पुलिस वाले कर क्या रहे थे, उनकी क्या ड्यूटी थी उसमें। राउंड उनको होना चाहिए, राउंड पे उनको होना चाहिए, रात को घूमते हुए कि कहाँ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका काम होता है। वो सो रहे थे पुलिस वाले। इन 5 पुलिस वालों की इस बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की वजह से आज वो लड़की आज हमारे बीच में है। और सोशल मीडिया पर बढ़ती अफवाहों के बीच पुलिस ने मामले के संबंधित 15 लोगों की पहचान की है। पुलिस सभी से अपराध के संबंध में पूछताछ करेगी। मामले में कोलकाता पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक जांच कर रही है। मेडिकल जांच के लिए डीएनए सैंपल भी इकट्ठा किए गए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डीएनए सैंपल्स भेज दिए गए हैं, बट डीएनए की रिपोर्ट अब जारी नहीं हुई है। अगर डीएनए की रिपोर्ट आती ये बात क्लियर हो जाएगी कि 1 बंदा था, 2 बंदा था, 3 बंदा था, कितने बंदे थे जिन्होंने मिल थे, कि गैंग रेप था या वो सिंगल था, तो वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। मुझे क्या लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा
मतलब कि कुछ बचा ही नहीं है हमारे इंडिया में। कोई भी कभी भी आएगा, हमारी बहन बेटियाँ होती है बाहर जाती है घूमती है, क्या वो सेफ नहीं है? वो अकेली कहीं जा नहीं सकती। अगर अकेले छोड़ो तो ये ऐसे संजय जैसे लोग उनके साथ में केस कर देते हैं। इसकी वजह से आधे से ज़्यादा तो केस होते नहीं है। रेप केसेस में अगर हम देखा जाए तो आधे से ज़्यादा केस दर्ज ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोग सामने आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। इसकी वजह से आधे से ज़्यादा मुस्लिम तो बच जाते हैं। क्या ही मतलब का? कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर अरेस्ट भी हो जाएगा वो, तो कब तक अरेस्ट रखेंगे उसको? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। वो बाहर आके वापस से वही करेगा। तो क्या फ़ायदा? हमारा जो सिस्टम है कोर्ट का, जो न्यायालय सिस्टम है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। कि अगर रेप करता है, उसी अगर वो रेप के मामले में पकड़ा जाता है, ये सबूत उसको मिल जाता है कि उसने रेप किया है, ताबड़तोड़ तो उसको वहीं के वहीं फांसी देके ख़त्म कर देना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए हमारे भारत का। ऐसे तो हम हमारी बहनों और हमारी बेटियों को कहीं बाहर भेज ही नहीं पाएंगे। वो कहीं निकल ही नहीं सकते। किस पे भरोसा करें आप? किस इंसान पे भरोसा कर सकते? कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से हम फील करते हैं कि इस बारे में वो कुछ कड़ा नियम निकाले और हमारी बहन बेटियाँ सेफ हो इस भारत देश में। भारत देश एकता के लिए जाना जाता है। जहाँ पे ऐसे सब हो रहा है, वहाँ के कानून को मजबूत करे और हमारी बहन बेटियों को सेफ करे, ताकि वो इंडिपेंडेंटली बाहर घूम सके और बिना किसी डर के तो यहाँ वहाँ कहीं भी आ जा सके। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। बाकी देखते हैं DNA रिपोर्ट क्या आती है, कितने लोग और पकड़े जाते हैं। बाकी सब लोगों से पूछताछ चालू है। प्रोटेस्ट के लिए कोलकाता में सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। जस्टिस तो हमको चाहिए, कुछ भी होता है जस्टिस चाहिए। जस्टिस के लिए हम कुछ भी करेंगे। आप लोग भी हैशटैग कीजिए फॉर जस्टिस कोलकाता और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे और ये नियम निकले। कड़ा नियम निकलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू आप लोगों का। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आसपास अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली को इस वीडियो शेयर कीजिए और अपने घर में बहन बेटियाँ जो भी हैं उन सबको ये एक इन्फॉर्म कीजिए कि किसी पे भी भरोसा ना करें, एकदम सतर्क रहें और अपने आप को इतना मजबूत करें कि ऐसे दरिंदों से जब वो लड़े तो पूरी तरह से लड़े और एकदम अपना पूरी जी जान लगा दें। थैंक यू।